हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब तक जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर मैटर के बारे में जान चुके हैं कि मैटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने जाना। फिर हमने कुछ मैटर की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। फिर हमने जो है वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। डिफरेंट स्टेट को जो है हमने डिफाइन किया, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कशन की। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक में ये जानना कि क्या एक मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज किया जा सकता है। और फिर हमने ये जानना कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो किसी मैटर की स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आज हम ये जानेंगे कि अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो हमारा जो मैटर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, मैटर के ऊपर प्रेशर चेंज का क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, आज हम ये जानेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको प्रेशर के बारे में एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ। प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। किसी स्मॉल एरिया पे लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर बोलते हैं। तो आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्टेट इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हम ये ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो मैटर की 3 स्टेट्स हैं वो सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर स्टेट के लिए अलग अलग है। जैसे अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो उसमें पार्टिकल्स काफ़ी एक दूसरे के पास पास हैं, तो हम उसको सॉलिड स्टेट बोलते हैं। और अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो उसमें जो है वो पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं। और अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो उसमें पार्टिकल और भी ज़्यादा दूर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर की 3 स्टेट्स हैं वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है हर टाइप की स्टेट के अंदर। What will happens when we start putting pressure and compress a gas and close in a cylinder? क्या होगा अगर हम जो है वो किसी गैस के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दे। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, और अगर हम उसको दबा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर हम किसी गैस को सिलेंडर में डाल के उसके ऊपर प्रेशर जो है वो डालना शुरू कर दे तो इससे क्या होगा, उसके पार्टिकल्स जो है वो पास आना शुरू कर देंगे। जैसे कि हम इस पिक्चर में देखिए, डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, ये हमारे पास सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर गैस है और ये जो डॉट्स हैं अंदर, ये जो डॉट्स हैं अंदर, ये डॉट्स हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके अंदर गैस है। पहले पार्टिकल्स आप देखिए, फर्स्ट केस में पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी दूर दूर हैं एक दूसरे के। फर्स्ट केस में जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर हैं एक दूसरे के। सेकंड केस में हमने क्या किया, पिस्टन को दबा दिया नीचे की तरफ, पिस्टन को नीचे की तरफ कंप्रेस किया। तो कंप्रेस करने से क्या हुआ, ये जो पार्टिकल्स यहाँ दूर दूर थे, यहाँ पे उसमें पार्टिकल्स आप देख रहे हो कि एक दूसरे के पास आ गए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम किसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, तो उस चीज़ के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स उस प्रेशर के कारण एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिए, आप कभी नोटिस अगर किया हो आपने, आप किसी भी सॉलिड चीज़ को ज़्यादा दबा नहीं पाते हो। अगर आप अपने स्कूल का एग्जांपल लो, आप अगर एक वुडन डेस्क पे बैठते हो या फिर अपने एक किसी मेटल के डेस्क पे बैठते हो, तो आप अगर आपका वुडन टेबल है तो उसको आप दबाने की कोशिश करो तो वो ऐसा नहीं है कि वो दब जाए, वो कंप्रेस नहीं होता, आप उसको दबा नहीं सकते हो। हाँ, अगर आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो हो सकता है कि वो टूट जाए, लेकिन वो दबता नहीं है। वो क्यों नहीं दबता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स पहले ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास हैं और उनके पास इतनी स्पेस नहीं है कि अगर हम उनको दबाएं तो वो और एक दूसरे के पास आ सके, क्योंकि वो पहले एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास हैं। लेकिन जब हम लिक्विड या फिर गैसेस की बात करते हैं तो उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता है, जिसके कारण उनको कंप्रेस करना इजी होता है। अगर कोई पूछे कि सबसे कम कौन सी चीज़ कंप्रेस होती है, अगर हम तीनों स्टेट्स की बात करें, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, सबसे कम जो कंप्रेस होने वाली चीज़ है वो सॉलिड है। सॉलिड जो है वो बिल्कुल ना के बराबर कंप्रेस होते हैं। अगर होते भी हैं तो वो इतने कम कंप्रेस होते हैं कि हम अपनी आंखों से उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। लेकिन
लिक्विड्स जो है वो थोड़ी कंप्रेस हो जाती हैं और गैसेस जो है वो सबसे हाईली कंप्रेसिबल होती है। गैसों को हम सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस पे हम सबसे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। उसका कारण आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर होते हैं एक दूसरे से। जब हम उस पर पिस्टन, जैसे यहाँ पे जब हमने पिस्टन को नीचे की तरफ धकेला तो पहले ये जो डिस्टेंस था इनके बीच की में, अब वो डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया। और थर्ड स्टेज में आप देखो हमने पिस्टन को और ज़्यादा नीचे कर दिया, तो इससे क्या अब पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के पास आ गए हैं। जब ऐसी स्टेज आ जाती है तब जो है वो गैस कन्वर्ट हो जाती है, या तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी पहले, अगर हम उस पर प्रेशराइज कर रहे हैं तो गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है। और अगर हम फिर भी उसको जो है वो कंप्रेस करते रहें, फिर भी उसके ऊपर प्रेशर डालते रहें, तो एक टाइम आने पे गैस जो है वो सॉलिड भी बन जाती है। आप सभी ने जो है वो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा, जो कि एक गैस है लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में होती है। डू यू थिंक दैट द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए मैटर? तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं तो हम स्टेट ऑफ मैटर की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी गैस को प्रेशराइज करें, उसके ऊपर प्रेशर डालें, उसको कंप्रेस करें, तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पाओगे। और एक टाइम आने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम उसको और भी ज़्यादा कंप्रेस करते रहेंगे तो एक टाइम आने पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई द गैस। अब हमने प्रेशर के बारे में जान लिया, लेकिन हमने पिछले आर्टिकल में ये पढ़ा था कि जो टेम्परेचर है उसको कम करके जो है वो पार्टिकल की टेम्परेचर को कम करके उसको सॉलिडिफाइड कर सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड, पहले लिक्विड बन जाएगी, फिर वो वेपर बन जाएगी। अगर हम प्रेशर को कम करें, अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो सॉलिडिफाइड होगी। और अगर हम उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेपराइज हो जाएगी। जैसे कि पानी का एग्जांपल लो, अगर आप पानी को गर्म करोगे तो वो वेपर बन जाएगी, क्योंकि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। और वही अगर हम पानी को ठंडा कर दे तो वो आइस बन जाएगी। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को कम किया। तो अगर हम दोनों कंडीशंस को साथ में जोड़ दें, अब साथ में कैसे जोड़ना है, अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो, और अगर हम जो हमारा प्रेशर है उसको इंक्रीज करेंगे तो जो है किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। अब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। ये यहाँ प्रेशर का तो हमने जान लिया कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिसके कारण वो लिक्विड बन जाती है। और अब टेम्परेचर का भी हमने जाना हुआ कि अगर हम गैस को ठंडा करते हैं, अगर हम गैस को ठंडा कर देंगे तो उसके पार्टिकल्स मूव करना बंद कर देंगे। जब वो मूव करना बंद कर देंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। और ऊपर से हम उसको प्रेशराइज भी कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर भी डाल रहे हैं। तो अगर हम दोनों चीज़ों को एक साथ करें, उसका प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज करें और उसका टेम्परेचर भी जो है वो डिक्रीज करें, तो उसके कारण कोई भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं आसानी से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम किसी गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए हम उसका प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके उसके गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को एक साथ इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि जब हमने उसको ठंडा करना शुरू किया, जब हमने टेम्परेचर कम किया, तो उसके पार्टिकल्स ने मोशन करना बंद कर दिया, वो हिलने बंद हो जाएंगे, वो फ्रीज होना शुरू हो जाएंगे, जमना शुरू हो जाएंगे अपनी जगह पे। अब जब ऊपर से प्रेशर डालेंगे तो अब वो हिल तो नहीं रहे हैं, तो प्रेशर डालने के कारण वो अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएंगे प्रेशर के कारण, और कोई भी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? आप सभी ने जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको जो है वो हाई प्रेशर के अंदर जो है वो स्टोर किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक। जैसे ही हम इसके ऊपर से प्रेशर को जो है वो रिलीज करते हैं, जैसे हम प्रेशर को हटाते हैं तो पार्टिकल्स फिर से दूर चले जाते हैं, और जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधी गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें जो है वो लिक्विड स्टेट वापस नहीं आती है, सीधी जो है वो
गैस में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द रीजन दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज द ड्राई आइस, इसीलिए हम इसको सूखी बर्फ भी बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ड्राई आइस क्या होती है, तो ड्राई आइस जो है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब इसको किसी चीज़ में डाला जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म नहीं बनाती है, ये ठंडी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये लिक्विड नहीं बनती है। जैसे इसके ऊपर से प्रेशर हटाया जाता है उसी टाइम ये गैस बन जाती है सीधी, इसमें लिक्विड जो है वो नहीं बनती है। Thus we can say that pressure and the temperature determine the state of substance whether it will be solid, liquid or gas। तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो ये डिसाइड करेंगे कि मैटर जो है वो किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा या फिर गैस में रहेगा। तो मैटर जो है वो किस स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ये या तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, इन दोनों चीज़ों पे ही वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं कि अगर हमारा जो है वो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम फ्यूज़न बोलते हैं, और इसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो है हमारा सॉलिडिफिकेशन। अगर लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो तो उसको फ्यूज़न बोला जाता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। फिर अगर लिक्विड जो है वो अगर गैस में कन्वर्ट हो तो इसको वेपराइजेशन बोलते हैं, जिसके साथ आप फेमिलियर भी होंगे कि लिक्विड के गैस में बदलने के प्रोसेस को हम वेपराइजेशन बोलते हैं। और सिमिलर अगर हमारी गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस जो है वो लिक्विड बन जाती है। जैसे कि आपने अपने गर्मियों के दिनों में देखा होगा कि अगर आपके पास एक ठंडे पानी का गिलास है तो उस ठंडे पानी के गिलास के बाहर जो है वो धीरे धीरे पानी की बूंदें आनी शुरू हो जाती है। वो क्यों आती है? वो ड्यू टू द कंडेंसेशन के कारण ही आती है। आसपास की हवा में जो है वो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं और जो हमारा पानी का गिलास होता है वो ठंडा होने के कारण उसका टेम्परेचर कम होता है, और जैसे ही हवा उसको टच करती है तो उसके अंदर की जो पानी की बूंदें होती हैं वो ठंडी पड़ जाती है और वो गिलास के साथ चिपक जाती है, जिसके कारण हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारा अगर हमारा गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर हमारी सॉलिड गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको भी हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो आपको ये सारी याद रखनी है कि अगर सॉलिड लिक्विड में जाए तो उसको फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड सॉलिड में जाए तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, लिक्विड गैस में जाए तो वेपराइजेशन, गैस लिक्विड में जाए तो कंडेंसेशन, गैस सॉलिड में जाए तो सब्लिमेशन, सॉलिड गैस में जाए तो उसको भी सब्लिमेशन बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इवेपोरेशन। Do we always need to heat or change the pressure for changing the state of matter? अभी तक हमने देखा था कि जब हम हीट या फिर प्रेशर को अप्लाई कर रहे थे या टेम्परेचर को चेंज कर रहे थे तब जो है वो मैटर की स्टेट क्या चेंज हो रही थी। क्या ऐसा ज़रूरी है कि हर बारी हमें जो है वो हीट देनी पड़े या फिर प्रेशर को चेंज करना पड़े तभी जो है वो मैटर की स्टेट जो है वो चेंज होगी? कैन यू कोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर्स टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? हम अपनी डेली लाइफ से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स निकाल सकते हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो लिक्विड है वो सीधी की सीधी वेपर बन जाती है और हम उसको गर्म भी नहीं करते हैं, उसको बॉयल नहीं करते हैं। जैसे कि आपने अगर गीले कपड़े आप धूप में सुखाते हो तो वो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, कपड़ों का पानी जो है वो इवेपोरेट होकर सूख जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमने कपड़े को उबाला हो, पानी उसको गर्म किया और चूल्हे पे रखे। तो डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम देख पाते हैं कि जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है अनलेस कि हम उसको बॉयल नहीं कर रहे होते। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू द वेपर। अगर हम पानी को बिना ढक के जो है वो रख दें तो वो धीरे धीरे जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, गीले कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू द वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स? पानी के साथ क्या हो रहा है इन एग्जांपल्स की भी? We know that the particles of the matter are always moving and are never at rest। हमने ये और पहले ही जाना है कि जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्ट पे नहीं होते हैं, वो हमेशा जो है वो कॉन्टिन्यूस मोशन करते रहते हैं, लगातार जो है वो मूव करते रहते हैं। At a given temperature in any gas, solid or liquid, there are particles with different amount of the kinetic energy।
किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड, सॉलिड और गैस होते हैं उनके पार्टिकल्स जब डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते रहते हैं। In the case of liquid, a small fraction of particle at the surface having the higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of the other particles and get converted into the vapor। जो लिक्विड्स का केस होता है, लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स सरफेस के पास होते हैं, लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स बिल्कुल सरफेस के पास होंगे। अब सरफेस क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसलिए यहाँ तक पानी से भरा हुआ है पूरा, इसको यहाँ तक जो है वो मैंने पूरा पानी से भरा हुआ। अब इसका सरफेस क्या होगा, जो बिल्कुल यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो बिल्कुल यहाँ ऊपर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, इसको हम बोलेंगे कि वो सरफेस के पास प्रेजेंट है। और लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स सरफेस के पास होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो नीचे होते हैं। उसके काफ़ी सारे रीज़न है, जैसे कि जो ऊपर वाला बिल्कुल सरफेस होता है, वो सरफेस वाले पार्टिकल्स जो है वो सराउंडिंग के साथ टच कर रहे हैं। बिल्कुल ऊपर वाले जो पानी की लेयर होगी वो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जो नीचे वाली लेयर्स हैं, जो नीचे वाली लेयर्स होंगी वो एटमॉस्फेयर के साथ जुड़ी नहीं होंगी। जैसे कि अगर ये वाली लेयर है तो ये हमारी सराउंडिंग के साथ अटैच्ड है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई लेयर है तो वो सराउंडिंग के साथ नहीं जुड़ी हुई है। तो हमारी जो ऊपर वाला लेयर सरफेस होता है वो हमारा सराउंडिंग के साथ जुड़ा होता है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग होता है। उस अलग टेम्परेचर के कारण जो है सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और उस ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के कारण वो पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने बीच के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं उनको तोड़ के जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज द इवेपोरेशन। और ये फिनोमिना जिसमें जो है वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाती है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, हम उसको बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म नहीं करते हैं फिर भी जो है वो वेपर बन जाती है, तो इस फिनोमिना को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एक्टिविटी। टेक 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or an open fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a cupboard or on the shelf of your class. Record the room temperature. Record the time or the day taken for the evaporation process in the above class. In the above cases, repeat the above activities, 3 steps of activity on a rainy day, and record your observation. What do you find about the effect of temperature, surface area and the wind velocity on the evaporation? यहाँ पे हम एक्टिविटी में देख रहे हैं, हमने क्या किया, हमने पहले एक टेस्ट ट्यूब में रखा। टेस्ट ट्यूब जो होती है बिल्कुल छोटी सी होती है, लेकिन चाइना डिश, दूसरे केस में हमने जो है वो चाइना डिश में रखा है। चाइना डिश एक कटोरी जैसी चीज़ होती है। हमने पहले केस में उनको ओपन में लिखा रखा है, किसी विंडो के पास या फिर पंखे के पास, और जो हमारा थर्ड केस है उसमें हमने इसको एक अलमारी में ही कबर्ड पे या किसी सेल्फ पे रखा है, जहाँ पे जो है वो टेम्परेचर थोड़ा अलग होगा। You must have observed that the rate of evaporation increases with an increase in the surface area। सबसे पहली बात तो हम यही ऑब्जर्व करेंगे कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो सरफेस एरिया के साथ जो है वो इंक्रीज होता है। पहले हम इस एग्जाम्पल की बाद में बात करेंगे, हम इसको पहले एक डेली एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कोई कपड़ा धोया है और उस कपड़े को आपने सुखाना है, लेकिन आप क्या करो, उसको ना ऐसे तय मार के रख दो, उसको ना या तय मार के रख दो या फिर उसको इकट्ठा करके रख दो कहीं किसी पे, या फिर तार पे टांग दो उसको इकट्ठा करके, लेकिन उसको फैलाना नहीं है। आप बिल्कुल उसे फैला के मत टांगो, उसको कंप्रेस करके, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर उसको लपेट के जो है वो ऐसे ही रख दो। आप देखोगे कि वो जल्दी नहीं सूखेगा। सूखेगा कब, जब इवेपोरेशन हो जाएगा, उसका सारा पानी जो है वो गैस वेपर्स में बन जाएगा, तब वो सूखेगा। लेकिन अगर आप उसको फैलाए बिना जो है वो एक साथ उसे जो है वो लपेट के रखोगे तो उससे जो है वो जल्दी नहीं सूखेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब हमने उसको फैलाया नहीं है तो उसका सरफेस एरिया कम है।
जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना इवेपोरेशन जो होगी वो कम होती है। अब सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया जितना एरिया एनवायरनमेंट को टच करे। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी पीछे जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया जो सरफेस एटमॉस्फेयर के साथ टच हो रहा है वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब जब हमने वो एरिया ही छुपा दिया, जब उसको लपेट के रख दिया कपड़े को, तो हमने वो एरिया छुपा दिया। अब वो एरिया जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ टच ही नहीं कर रहा। जब वो एटमॉस्फेयर के साथ टच नहीं करेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स में उतनी एनर्जी आएगी नहीं कि वो वेपर बन सके। तो सरफेस से सबसे पहले जो इवेपोरेशन है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एरिया एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट टच में आएगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। You know that the evaporation is a surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation increase. For example, while putting cloth for drying up, we spread them out. तो हम ये जानते हैं कि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना है, वो सरफेस के कारण होता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। यहाँ पे भी वही एग्जांपल दिया है कि जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो हम उसको पूरे से फैला के सुखाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल्स ज़्यादा एनर्जी गेन कर पाएंगे और उतनी जल्दी जो है वो अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करके वेपराइज हो पाएंगे। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट अनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट इनटू द वेपर स्टेट। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और वो अपने बॉन्ड को तोड़ के वेपर बना पाएंगे। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी जो है वो कम होनी चाहिए। अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस हो नहीं पाएगा। आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। उसका रीज़न यही है कि बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी एयर में ज़्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी है क्या? ह्यूमिडिटी होती है हवा के अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है, पानी की वेपर्स प्रेजेंट होती है, उनको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एट अ गिवन टेम्परेचर। जो हमारे आसपास की हवा होती है वो एक लिमिट से ज़्यादा पानी को अपने में होल्ड करके नहीं रख सकती। अब क्या होता है कि जब कपड़ा सूख रहा है तो वो पानी जा कहाँ रहा है? वो पानी जो है वो आसपास की हवा में जा रहा है। जब कपड़ा सूखता है तो उसमें का पानी जो है वेपर बन के आसपास की हवा में मिक्स होता रहता है। लेकिन जब बारिश के दिन होते हैं, बारिश के दिनों में हवा में पहले से ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, हवा में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो मिला होता है। तो उसी कारण पानी जो है वो हवा जो है वो एक लिमिट तक जो है वो अपने अंदर वाटर वेपर्स को होल्ड करके रख सकती है। अगर उसमें पानी की वेपर्स ज़्यादा हो जाएंगी तो जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि हवा पहले से ही जो है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है, वो और ज़्यादा पानी अपने में नहीं होल्ड करके रख सकती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज। अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एन इंक्रीज इन स्पीड। जितनी ज़्यादा हवा की स्पीड होगी उतना ज़्यादा जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। अगर हवा चल रही है तो कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जिस हवा में मॉइस्चर होता है वो हवा बह जाती है और नई फ्रेश हवा आ जाती है जिसमें मॉइस्चर नहीं होता। तो जितनी जल्दी वो नई हवा आएगी उतना जल्दी वो पानी को होल्ड करके आगे लेके जाएगी। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी हवा की उतना ज़्यादा जल्दी जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास हाउ डज इवेपोरेशन कोज द कूलिंग। जब भी इवेपोरेशन का प्रोसेस तो होता है तो उसके साथ साथ ठंडक होती है। जैसे कि आपने महसूस किया होगा कि अगर आपकी बॉडी पे पसीना आया हो, आप पंखे के नीचे बैठ जाओ तो जब पसीना सूख रहा होता तो उस टाइम आपकी बॉडी को जो है वो ठंडक महसूस होती है। तो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। द particles of the liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation. This absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cold.
जब हम किसी ओपन वेसल में जो है वो पानी को रखते हैं तो वो लगातार जो वो इवेपोरेट होता रहता है। इवेपोरेट कैसे होता है, उसके जो सरफेस के मोलिक्यूल्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी ले लेते हैं और उस एनर्जी के कारण वो वहाँ से इवेपोरेट होकर बाहर आ जाते हैं। अब जब पार्टिकल सराउंडिंग से एनर्जी ले लेते हैं तो आसपास के एरिया में जो है वो एनर्जी हीट कम हो जाती है, उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। अब आसपास की हवा से गर्मी जो है वो उन पार्टिकल्स ने ले ली, जिसके कारण आसपास की हवा में गर्मी कम हो जाती है और जिसके कारण जो है वो आसपास जो है वो सराउंडिंग जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। What happens when you pour some acetone on your palm? अगर हम अपने हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर जो है वो एसीटोन डालते हैं, एसीटोन जो होता है वो नेल पॉलिश रिमूवर होता है। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारी हथेली की गर्मी को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिसके कारण वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाती है और हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। अगर आप कोई भी थिनर वगैरह अपने हाथ पे डालते हो तो आपको अपना हाथ ठंडा ठंडा महसूस होता है। वो ठंडा इसीलिए महसूस होता है क्योंकि जैसे ही वो हमारी हाथ पे गिरता है तो वो हमारे हाथ की गर्मी के कारण इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और इवेपोरेट होने के लिए वो हमारी गर्मी को खींच लेता है, जिसके कारण हमें ठंडा महसूस होना शुरू हो जाता है। After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or the open ground because the large latent heat of vaporization of the water help us to cool the hot surface। गर्मियों के दिनों में जो है वो लोग इधर उधर पानी छिड़कते हैं। वो पानी इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि पानी की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो है वो आसपास का एरिया जो है वो ठंडा हो जाता है। Can you cite some more examples from the daily life where you can feel the effect of the cooling during the evaporation? Why should we wear cotton clothes in the summer season? हमें जो है वो गर्मियों के दिनों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? During summer, we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool। गर्मियों के दिनों में हम जो है वो ज़्यादा स्वेटिंग करते हैं, हमें ज़्यादा पसीना आता है जो कि हमारी बॉडी को ठंडा रखने में हमारी हेल्प करता है। We know that during the evaporation, the particle at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or the body surface and change into the vapor। हमें पता है कि जो इवेपोरेशन के टाइम पे पार्टिकल्स जो है वो सरफेस से जो है वो एनर्जी लेते हैं और वेपर में चेंज हो जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द latent heat of the vaporization is absorbed from the body leaving the body cool। जो है वो जो रिक्वायर्ड हीट होती है वो बॉडी से लेते हैं, जिसके कारण जो बॉडी है वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है। कॉटन बीन्स अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर द इजी इवेपोरेशन। कॉटन जो होती है वो एक अच्छा एब्जॉर्बर होती है पानी का, वो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण वो जितना ज़्यादा अच्छे से वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी उतना ज़्यादा वो उसको एटमॉस्फेयर के टच में लेके जा पाएगी, जिसके कारण जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस आसानी से हो पाएगा। Why do we see water droplets on the outer surface of the glass containing the ice cold water? ये हम बता चुके हैं कि अगर हम ठंडे गिलास को रखते हैं तो उसके आसपास पानी की बूंदें आ जाती हैं, क्योंकि कंडेंसेशन के कारण जो आसपास की हवा होती है वो ठंडी होकर जमना शुरू हो जाती है, वहाँ पे जो है पानी की ड्रॉप्स बनने शुरू हो जाते हैं और उसी के कारण वो हमें पानी की बूंदें नज़र आती हैं ठंडे पानी के गिलास के बाहर। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा चैप्टर चाहते हो कि मैं शुरू करूँ अब। बाय बाय, टेक केयर।